विरोधी लोग हैं वो कहते हैं ना ये आदमी ठीक बात कह रहा है। अभी अगर हम लालू जी को धो देंगे तो लोग कहेंगे देखिए भाजपा का बी टीम है लालू जी को बोल रहा है। अरे मेरे भाई हम दोनों को बोल रहे हैं, लेकिन जो पूछोगे वही तो बोलेंगे। लेकिन सर एक बात तो रहता है कि लालू जी पे बोलना आसान है क्योंकि उसके बाद आप पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन भाजपा पर, मोदी जी पर, अमित शाह पर यदि आप सीधा अटैक करते हैं तो आप पर भी सीबीआई और ईडी छोड़ी जा सकती है। क्या आपको डर लगता है कि उतना ही बोलना है जितना में सीबीआई और ईडी आप तक ना पहुंचे? मेरे भाई अगर इसका कोई पैमाना है कि कितना बोलने से सीबीआई पहुंचती है कितना से नहीं, तो लिख के हमको दे दीजिए। वो तो आप तय कर रहे हैं मेरे भाई आप जब आज के आपने खुद कहा कि मैं बिल्कुल बेबाकी से और उन पत्रकारों के साथ भी जो कि देश में माने जाते हैं कि ये भाजपा के समर्थक पत्रकार है, उनके प्लेटफॉर्म पर जाकर भी डंके की चोट पर बोलते हैं। जहां तक सवाल है डरने का, देखिए मैं डरता किसी से नहीं हूं। आप हमको पत्रकार होने के नाते और फेलो बिहारी हैं आप, तो समझ लीजिए मैं डरता किसी से नहीं हूं। राजनीतिक तौर पर तो किसी से नहीं डरता। और ये आज की बात नहीं है, जब 14 में मोदी जी की मदद किए वो जीते, लेकिन अगर हमने मन बना लिया कि नहीं अब 15 में आपके खिलाफ बिहार में प्रचार करेंगे तो उस समय नहीं डरे। बंगाल में कितना ही कोशिश कर लिया उन्होंने, हम उनके सामने खड़े थे तो नहीं डरे। क्या कीजिएगा, मार दीजिएगा। आप डरने की जो बात है, बिहार में कोई मुखिया बनता है, मोदी जी और अमित शाह का छोड़ दीजिए, मुखिया बनता है, कहता है भैया 2 गनमैन नहीं रहेगा तो हम पर बहुत बड़ा खतरा है। हम 18 महीना से पैदल चल रहे हैं, खेत में सरे में ही रहते हैं, इसी टेंट में रहते हैं, यहाँ बैठे बगल में हम रहते हैं। इस पूरी व्यवस्था में एक आप हमको सिपाही दिखा दीजिए। लोकल थाना का आदमी भी आता है, हम कहते हैं भैया कैंप में मत आइए। जो भय है ये अंदर की बात है। अगर आत्मबल नहीं है तो आप क्या नेता समाज का नेतृत्व क्या कीजिएगा, क्या कर लेगा कोई? हमने जब चोरी किया नहीं है अब क्या हमको ईडी सीबीआई कर लीजिएगा? हम कभी आज तक जीवन में किसी सरकारी पद पर रहे नहीं, क्या ईडी सीबीआई लगा लीजिएगा? फिर भी आप हमको परेशान कर सकते हैं, कीजिए, करके देख लीजिए, पता चल जाएगा अपने आप। अरे जब हम चल रहे हैं और लड़के चोट पर कह रहे हैं कि सब ये खर्चा दिख रहा है लोगों को, तो पकड़िए कहां से गलत हम कर रहे हैं। लालू जी चाहे राज्य सरकार पकड़ ले कि केंद्र सरकार पकड़ ले, तो 18 महीना हो गए, तो शुरू में हम चलना शुरू किए थे तब लोग ये कह रहे थे किसके खिलाफ बोलेंगे किसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो इनको चलने नहीं देगा। लालू नीतीश इनको बिहार में नहीं चलने देंगे, रोक पाए? वैसे वो भी नहीं रोक पाएंगे, हमको नहीं रोक पाएंगे हम। और आप कैमरे पे चुनौती भी देते हैं, जो यहाँ का बड़ा नेता बनता है अपने को, तेजस्वी जी हैं, नीतीश जी हैं, चाहे भाजपा का जो बड़ा नेता है, अपना सुरक्षा हटा दे और किसी एक पंचायत में पैदल चल के दिखा दे। नीतीश और तेजस्वी चल के दिखा दे पैदल, उनका औकात दिख जाएगा कि कितना जिगर लेके पैदा हुए। हम आगे चलने के नहीं छोड़ दिया, 18 महीना से चल रहे हैं ना भाई। सबके समर्थकों के गांव में गए हैं, हर जाति के गांव में गए हैं, हर धर्म के गांव में गए हैं। हमको तो कोई आज तक एक ढेला भी नहीं मारा है। जब हम गलत कुछ कह ही नहीं रहे तब क्यों मारिएगा हमको भाई? हम काहे बेवजह डरे? अमित शाह मोदी को पकड़ना है, पकड़िए, पकड़िएगा तो हमारे भला हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, पकड़िए। के पिछले दिनों रैली में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा नहीं पहुंचे, क्या बिहार में एनडीए गठबंधन टूट रहा है? अब जाकर उनसे पूछिए, हमारा कोई विषय है? कौन किसके रैली में पहुंचा नहीं पहुंचा? आप जब दूसरे का कंधा पकड़ के बेतरनी अपना पार करना चाहते हैं तो भैया सामने वाले की मर्जी के हिसाब से चलना पड़ेगा। सच्चाई ये है कि एनडीए करके कोई व्यवस्था इफेक्टिव तौर पे ग्राउंड पर है नहीं। एक ही है भाजपा। भाजपा की ताकत से इन लोग को सबको अपना नाव पार कराना है। तो भाजपा जैसे रखे कि जहां पर जिसको बैठाएगी बैठना पड़ेगा, नहीं बैठिएगा तो दूसरे ओर जाइए। अब वो कोई एनडीए ऐसा थोड़ी है कि बराबर में बैठ के निगोशिएशन करना है कि भैया हमको ये मिलना चाहिए, हमको ये जगह। जो भाजपा ने आदेश किया वो मानिए, और नहीं मानते हैं तो अपना झोला जकड़ लीजिए, दूसरे जगह जाइए। इसके स्तर पर भी लोग ये सवाल रोज पूछते रहते हैं कि देश में जनता इतनी समझदार है, उसमें इतनी रेजिलियंस है। आप लोग खुद जिस मिट्टी से आते हैं, सहरसा मधेपुरा से, ये ऐसा देश नहीं है जिसको कोई नेता कोई विचारधारा आके स्टीम रोल कर दे और सब लोग दंडवत कर ले। ऊपर के लोग दंडवत कर सकते हैं, मीडिया के नजरिए से मीडिया के मालिक दंडवत कर सकते हैं, पत्रकार दंडवत करने को तैयार नहीं। जिसको आप देख रहे हैं कि आप मीडिया का मालिक दबाव बनाता है तो यूट्यूब खोल लेता है, यूट्यूब को रोकिएगा तो कुछ दूसरा कर लेगा।
130 करोड़ के देश को आप दबाव देकर डराकर बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। आप गांव देहात में हम लोग पूछते हैं, आप भी पत्रकार के नाते पूछे होंगे, हम तो देश भर में देखे हैं कि भाई आप लोकसभा में मोदी जी को वोट दिए, अब विधानसभा में दूसरे दल को काहे दे रहे हैं। तो सामान्य आदमी है जिसको राजनीति की कोई समझ नहीं, क्या कहता है कि भैया सब पावर एक ही आदमी को दे दिया जाएगा। अरे जनता ये समझती है, तभी तो आप देखते हैं कि जो मोदी जी के नाम पर लोकसभा वोट देता है विधानसभा में छटक के दूसरा चला जाता है। क्यों? ये आपको हमको दिखता है कि लोगों को समझ नहीं है। लोगों को इस बात की समझ है कि बैलेंस बनाकर चलना है। दिल्ली आप चलाइए, केंद्र में आप बैठिए, दिल्ली में वही जनता केजरीवाल को जिता देती है। बंगाल में उन्होंने एमपी जिताया भाजपा का और स्टेट दे दिया ममता बनर्जी को, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, पत्रकारों के लिए भी और सामान्य नागरिक के तौर पर। देखिए, चुनाव मोदी जीते कि राहुल जीते कि कोई जीते, वो उनका व्यक्तिगत पार्टी आपके पसंद का हो सकता है, आपके पसंद का नहीं भी हो सकता है। हर समय आपके पसंद का व्यक्ति शासन में हो ये जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि लोकतंत्र बना रहना चाहिए, लोकतंत्र बना रहना चाहिए। जब वो बना रहेगा तब तक आपका, हमारा, आपके, हमारे बच्चों का हित बना हुआ है। मोदी जी चलाएं या कि राहुल गांधी चलाएं कि कोई तीसरा आदमी चलाए, वो बहुत चिंता का कारण नहीं है। ये तो तात्कालिक मामला है। चुनाव जो है लगे वाले देखिए ऐसा है, अरे मेरे भाई, मतलब पत्रकार जो है ना, आप लोग या जो सामान्य राजनीति आप लोग देखते हैं, इससे आगे देखने को तैयार ही नहीं। जब हमारा दल ही नहीं है, हमको वाल्मीकि में हमको इतने चुनाव लड़, हमने घोषणा एक बार मुंह से जो निकाल दिया उससे आगे पीछे नहीं हट सकते, दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती है। 2017-18 में हमने कहा हुआ है कि 10 साल तक किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में जाने का सवाल नहीं है। हमको अगर लोकसभा राज्यसभा में जाना है तो उसके लिए हमको वाल्मीकि नगर जाना पड़ेगा। जिस राज्य से आप कहिएगा वहां से हम जीत के कल सदन में चले जाएंगे। कोई पार्टी अपने यहाँ जिता के भेज देगी, लड़ने की जरूरत नहीं है। कोई राज्यसभा से नॉमिनेट करके भेज देगा, हमारी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पता नहीं कौन पत्रकार चला रहा है, बिना सोचे समझे वाल्मीकि नगर से लड़ रहे चुनाव। मेरे भाई, अगर हमको चुनाव लड़ना होता तो उसके लिए हमको पदयात्रा करने और वाल्मीकि नगर जाने की क्या जरूरत है? हम बंगाल से लड़ जाएंगे, आंध्रा से लड़ जाएंगे, कहीं से लड़ के जीत के जाए, बिना मेहनत के दूसरे लोग जिता के भेज देंगे। फालतू बात है। जब हमने कहा हुआ है कि हमको कोई दल से, राजनीति से, चुनाव से अभी मतलब नहीं है, हम जो काम कर रहे हैं लोगों को भरोसा ही नहीं है। इसलिए नहीं कि हमको हम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको इतना आदत लग गया है। यार नेता आ रहे तो कह न रहे, देखिए नहीं चलेंगे थोड़े, हम आपको कह रहे हैं कि नहीं दल बनाएंगे। 18 महीने से चल रहे पैदल घर परिवार छोड़ के। अगर हमको चुनाव लड़ना होता, यहाँ तो बिहार में एक दिन में दल बना लेता है आदमी, तो यहाँ बिहार के भैया नेता को दल बनाने आ रहा है, हमको नहीं समझ है दल कैसे बनता है। उसके लिए 18 महीना हमको पैदल चलने की क्या जरूरत है? जब जो बात हमने कही है, जब तक बिहार को सुधारने के नजरिए से इस 3 उद्देश्य को लेकर घर से निकले हैं, इसको पूरा करने के लिए पूरा समाज में बिहार में पैदल न चल ले, मत न ले, इसकी नई व्यवस्था न बना ले, तब तक इस लक्ष्य से हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धरती इधर की उधर हो जाए, मैं हटने वाला नहीं हूँ। आप ये जानते नहीं मैं जितना जिद्दी आदमी हूँ। एक बार मैंने मन में ठान लिया तो कोई नहीं हटा सकता है। नीतीश कुमार बुला के ऑफर दे दें कि भाजपा दे दे कि कांग्रेस दे दे, हम इससे हटने वाले नहीं हैं। हमने सब 10 वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया, 10 वर्ष चुनाव का काम कराया राजनीति का। उसके बाद अब तय किया है कि अब मेरे जीवन का लक्ष्य है बिहार में सुधार, और इसमें 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, 20 वर्ष लगे, पीछे हटेंगे नहीं। यहीं पर ये व्यवस्था खड़ा करेंगे और आप इत्मीनान रखिए, धीरज रखिए। 2 वर्ष 3 वर्ष में आपको ये व्यवस्था बनती हुई दिखेगी। उतनी मेहनत ईमानदारी से उतनी मेहनत करेंगे कि वो व्यवस्था सुधरे। हमारे जीवन का लक्ष्य बिहार में सुधार है। हमारे जीवन का लक्ष्य लोकसभा में कौन लड़ रहा है, विधानसभा में कौन लड़ रहा है, कौन जीते कौन हारे, उससे क्या फायदा है? बिहार में लोग नहीं जीते हैं। बिहार ने कांग्रेस को भी 51 सांसद जिता कर देखा है। 54 में बिहार झारखंड एक था, तब भी 54 में हमको लगता है 53 जीते हुए थे 1984 में, तब भी बिहार नहीं सुधरा। आज 54 में 51 बिहार झारखंड में मोदी जी का जीता हुआ है, तब भी बिहार नहीं सुधरा। 40 में 39 जीता है, तब भी बिहार नहीं सुधरा। हम लोगों ने लालू जी का भी सामाजिक न्याय का दौर देखा, जब उन्हीं के नाम पर सब लोग वोट देता था, तब भी नहीं सुधरा।
नीतीश का भी दौर देखा, तब भी नहीं सुधरा। तो प्रशांत किशोर कोई दल बनाकर चुनाव जीत जाएंगे तो बिहार सुधर जाएगा? बिहार तब सुधरेगा जब लोग यहाँ ठानेंगे कि नहीं, अब हम लोग को मजदूरी नहीं करनी है, अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं रखना है, अपने बच्चों को मजदूर नहीं बनाना है, तब सुधरेगा। जब समाज नहीं सुधरेगा तो दलों के जीतने हारने से क्या होना है? 2015 में हम बिहार जीत गए थे ना भाई, कैबिनेट तो हमारी सलाह से बना होगा ना, हमारी सलाह से टिकट बटा होगा, उससे बिहार सुधर गया। हमने तो 7 निश्चय भी बनवाया, हमने बिहार विकास मिशन भी बनवाया, उससे तो कुछ नहीं सुधरा बिहार। जिस चीज को पहले प्रयास आपने किया है, आपको उससे आप बिहार नहीं सुधार पाए, उससे बेहतर और नए और बेहतर प्रयास की जरूरत है। और मेरी अपनी समझ है कि किसी एक आदमी को, बिहार के किसी व्यक्ति को जो बिहार की चिंता करता है, उसको हिम्मत करके संकल्प लेके ये प्रयास करना पड़ेगा। 2 साल, 4 साल, 5 साल करना पड़ेगा, क्योंकि आज सुधरे या 10 वर्ष के बाद सुधरे, बिहार को सुधारने के लिए पंजाब और तमिलनाडु से तो आदमी आएगा नहीं। आप आज जगिए या 10 वर्ष के बाद जगिए, क्या हो जाएगा? अगर 3-4 वर्ष हमको नहीं सफलता मिलेगी, यही तो आपकी चिंता है। आप काहे घबरा रहे हैं? हमको कोई चिंता ही नहीं है। हम 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष जो लगेगा लगाएंगे, लेकिन इसको सुधारेंगे, बिना सुधारे नहीं मानने वाले। सर, ये बिहार की दुर्दशा क्यों है? ये बिहार की दुर्दशा इसलिए कि लोगों को 40 सांसदों का लालच है। हम लोग के लिए 40 सांसद ही हम लोग की दुर्गति का कारण बन गए। अफ्रीका में लोग बताते हैं कि जिस देश के पास जितना ज्यादा खनिज है, वहां उतना लूटमार है, उतना ज्यादा गरीबी है, क्योंकि उसी खनिज को लूटने के लिए सब गलत काम किया जाता है। बिहार की वही दशा है। यहाँ से 40 सांसद जीत कर दिल्ली जाता है, तो उस 40 सांसद के लालच में नेता और दल कुछ भी करने को तैयार है। आपने देखा वो दौर जब कांग्रेस ने इस पूरे राज्य को लालू जी के हवाले कर दिया। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को मालूम नहीं था, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को मालूम नहीं है कि बिहार में कितनी गरीबी, बदहाली या जंगल राज है। वो इसलिए उन्होंने आंख बंद किया कि लालू जी यहाँ जो करना है करते रहे, 20-25 सांसद हमारा जीत कर यूपीए में बना रहे। यही काम आज भाजपा कर रही है। जिस तरह बिहार को लालू के हवाले करके कांग्रेस ने छोड़ दिया था, उसी तरह भाजपा 30-35 सांसदों के लालच में नीतीश के हवाले करके और दिल्ली में बैठे हुए हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जरा समझिए, भाजपा वो दल है जो दूसरे दलों को तोड़कर माइनॉरिटी में रहता है तो सरकार बनाता है। बिहार में वो सबसे बड़ा दल है, उनका 75 विधायक है, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बनते, सरकार नहीं बनाते, वो नीतीश जी को बनाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि समीकरण कहीं गड़बड़ा ना जाए। 35 को सांसद जो दिल्ली में गया है, उस पर आंच न आ जाए। बिहार अगर कत्लखाना में जाता है तो जाए, और बिहार की गरीबी का हम मजाक उड़ाए, बिहार के लड़के जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी करें तो उसको लाठी से मारे, गाली दे, बिहारी कहे। और मोदी जी जा रहे हैं अभी 13 तारीख को वहां सेमीकंडक्टर का लॉन्च करने फैक्ट्री, और यहाँ चंपारण आएंगे तो चीनी मिल के चालू करने पर भी कोई वक्तव्य जारी नहीं करेंगे। बिहार में आएंगे तो राष्ट्रवाद का बात होगा, हिंदू मुसलमान का बात होगा, राम मंदिर का बात होगा, लालू के जंगल राज की बात होगी। ये बात नहीं करेंगे कि बिहार में चीनी का मिल चालू कब होगा, बिहार के बच्चों को यहाँ से पलायन करने के लिए कब रुकना पड़ेगा। अगर गुजरात के बच्चे गुजरात से बाहर नहीं जा रहे हैं मजदूरी करने, तो हमारे बिहार के बच्चे क्यों जा रहे हैं बिहार से बाहर? इस पर मोदी जी कोई वक्तव्य नहीं देंगे। गुजरात से 26 MP जीत कर गया है, तो वो गुजरात हर चौथे दिन जा रहे हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, वहाँ फैक्ट्री लग रहा है, और बिहार से हम लोग 39 सांसद जिताए हैं। हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है। इसके लिए दोषी मोदी जी नहीं है, इसके लिए दोषी हम और आप हैं, क्योंकि उनको मालूम है बिहार में काम हो चाहे नहीं, यहाँ का आदमी अभी 6 महीने के बाद वोट होगा, चाहे मन से या बेमन से, विकल्प के अभाव में उसी मोदी जी, उसी भाजपा को फिर जाकर बोरा में भर के हम लोग वोट देंगे, और हम लोग के लड़के बोरा अपने पीठ पर उठाएंगे, जीवन भर मजदूरी करेंगे। कुमार का ये 7वां प्रयास है, 7वां पलटी मारे, 7वां नया सरकार का प्रयास है। गिन लीजिए, 2012-13 में नीतीश कुमार जो महागठबंधन की एनडीए की सरकार में थे, जब मोदी जी को चेहरा बनाया गया तो 2013 में उस गठबंधन को नीतीश कुमार ने तोड़ा और माइनॉरिटी की गवर्नमेंट चलानी शुरू की। वो पहला प्रयास था। वो माइनॉरिटी की गवर्नमेंट हार गई लोकसभा में, तो उन्होंने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया, वो दूसरा प्रयास था।
फिर मांझी जी को हटाया 8 महीने के बाद खुद मुख्यमंत्री बन गए, ये तीसरा गवर्नमेंट बना। फिर महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़े, वो चौथा हुआ। फिर महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में भाग गए, वो 5वां हुआ। फिर एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में भागे, वो 6वां हुआ। और फिर अभी छोड़कर वापस भाजपा में भाग गए। 10 बरस में 7 बार नीतीश कुमार पलटी मारे या इन्होंने सरकार का स्वरूप बदला बिना वोटरों के सहमति के। अब नीतीश कुमार इस देश के सबसे बड़े पलटूमार राजनीतिज्ञ है, राजनेता है, ये तो बात सर्वविदित है, इस पर अब चर्चा भी लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे बिहार में शराबबंदी इतना फैल है कि कोई शराबबंदी पर सवाल भी नहीं कर रहा है, तो नीतीश कुमार के पलटने पर कोई सवाल लोग नहीं उठा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि भैया नीतीश कुमार तो पलटीमार हैं, लेकिन वो पलटीमार इसलिए बने हुए हैं कि जो दूसरे जो दल है भाजपा और आरजेडी, ये भी उतने ही बड़े पलटीमार हैं। अब भाजपा को आप देख लीजिए, अभी कुछ ही महीना पहले अमित शाह आकर लौरिया में, हमको लगता है पश्चिम चंपारण में आकर चिल्ला कर बोले कि नीतीश के लिए है भाई जनता बिहार की सुन लो। किसी ने पूछा नहीं था, बिहार के पत्रकारों ने उनसे पूछा नहीं था, खुदे खड़ा होकर चिल्ला रहे थे, बिहार की जनता सुन लो, नीतीश के लिए सारे दरवाजे भाजपा के बंद हैं। चुनाव के बाद कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। चुनाव के बाद तो छोड़िए, चुनाव से पहले ही अपना उसको वापस ले लिए। ये आपको क्या दिखाता है? तो मजाक में लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार उलटफेर, कभी आरजेडी, कभी जदयू, कभी बीजेपी। आखिर जनता जाए कहाँ? गांव का विकास नहीं हो रहा है, जिला का विकास नहीं हो रहा है, आखिर किस पर विश्वास करे जनता? जनता हमेशा ठगा जा रहा है। नहीं, देखिए, उलटफेर की बात कही आपने, उलटफेर राजनीति में कई लोग कहता है भाई तो राजनीति में चलता ही रहता है। उलटफेर नेताओं का दल बदल लेना, पाला बदल लेना, ये कोई बहुत नई बात नहीं है। नई बात ये हुई है कि नीतीश कुमार ने इसको नया आयाम दे दिया। पलटने को एक नया राजनीतिक पलटीमार बनने का एक नया आयाम नीतीश कुमार ने बना दिया। आपको हमको लग रहा है कि अरे अभी महागठबंधन में थे, भाजपा में आए हैं, आपके लिए फिर एक नया 8 से 10 बच्चों को, जिनके बाबूजी बड़े आदमी नहीं है, जिनके बाबूजी विधायक मंत्री सांसद नहीं है, ऐसे बच्चों को जनसुराज चिन्हित कर रहा है, उनको प्रशिक्षित कर रहा है इस लक्ष्य से कि अगले 3 से 5 वर्ष में इनका प्रशिक्षण और चुनाव लड़ने की व्यवस्था उनकी योग्यता के अनुसार जनसुराज से किया जाएगा, ताकि ये बच्चे आए, राजनीति में मुखिया बने, वार्ड सदस्य बने, प्रमुख बने, विधायक क्षमता हो तो विधायक मंत्री बने, ताकि इन परिवारों का वर्चस्व खत्म हो। ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण है और सिर्फ नारेबाजी करने से और आक्षेप लगाने से नहीं होगा। भाजपा के जितने 75 विधायक हैं बिहार में, वो भी आप देखिएगा वो सब किसी न किसी परिवार का ही आदमी है। एक दूसरे पर दोषारोपण, ये पूरी व्यवस्था को ही घुन लग गया है। आप जरा समझिए, अगर गावस्कर का लड़का ही क्रिकेट खेलेगा तो आप और हम सचिन तेंदुलकर को कहां देखते? अगर सचिन तेंदुलकर का लड़का ही क्रिकेट में रहेगा तो विराट कोहली और रोहित शर्मा कहां से आएंगे? अगर विराट कोहली का लड़का ही क्रिकेट खेलेगा तो नए लड़के सूर्य कुमार यादव कहां से आएंगे? लोकतंत्र को इन लोगों ने, इन दलों ने खत्म कर लिया है, कुछ परिवारों ने कब्जा कर लिया। सिर्फ ये दल विशेष की बात नहीं है, अब ये बात नहीं रह गई खाली कांग्रेस में परिवारवाद है कि लालू जी में परिवारवाद है। इसका जड़ इतना नीचे फैल गया है कि हर आदमी चाहता है मैं विधायक रहूं, मेरे बाद मेरा बच्चा बनेगा। कोई आदमी इससे अछूता नहीं है, कोई दल अछूता नहीं। अभी हाल में जैसे लालू जी ने पर्सनल मोदी जी पे अटैक किया है, इनका खुद का परिवार नहीं है, वो क्या? देखिए, लालू जी के बयान पर कोई टीका टिप्पणी करना बेईमानी है। लालू जी अपने बयानों और इस तरह के वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं। जहां तक परिवारवाद का सवाल है, बिल्कुल ये बहुत बड़ा घुन है, दीमक है, जो राजनीति को सिरे से बर्बाद कर रहा है। राजनीति ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में अगर आप परिवारवाद ही कर देंगे कि सिर्फ नेताओं के बच्चे ही नेता बनेंगे, तो उससे तो आपने लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया। लालू जी और मोदी जी की बात छोड़ दीजिए, हम आपको बिहार का एक आंकड़ा देते हैं जो मोदी जी नहीं बोल रहे। बिहार में पिछले 30 वर्ष में जितने लोग सांसद और विधायक बने हैं, किसी भी दल से बने हों,
वो सिर्फ और सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही यहाँ विधायक और सांसद बने हैं। दल कोई भी हो, आप लालू जी के परिवार, रामविलास जी के परिवार की बात करते हैं, आप अपने स्तर पर देख लीजिए, कोई ऐसा विधानसभा नहीं है, कोई ऐसा लोकसभा नहीं है जहां 2, 4, 5 परिवारों का दबदबा नहीं है। मैं अभी आपको एक उदाहरण देता हूं। मोदी जी को अभी आ रहे हैं चंपारण में, तो उनको इस पर बयान देना चाहिए। परिवारवाद के खिलाफ में है भाई। बिहार में भाजपा का अध्यक्ष कौन है? सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी कौन है? इनके बाबूजी हैं शकुनी चौधरी। आप बिहार के होने के नाते इस बात को समझिए, इतने हल्के में मत समझिए कि इनके बाबूजी थे तो हम परिवारवाद की बात कर रहे हैं। परिवारों का कैसे यहाँ के राजनीति पर कब्जा है, मैं वो समझा रहा हूं। जब इस राज्य में कांग्रेस का शासन था तो शकुनी चौधरी जी उस समय विधायक और मंत्री थे। जनता कांग्रेस से नाराज हुई, लालू जी का शासन लेकर आई, तो शकुनी चौधरी जी लालू जी के भी शासन में विधायक और मंत्री बन गए। जनता लालू जी से नाराज हुई, नीतीश जी का शासन लेकर आई, तो शकुनी चौधरी जी नीतीश जी के भी सरकार में विधायक और सांसद, विधायक और मंत्री बन गए। जनता ने जब नीतीश कुमार को हराया, मांझी जी मुख्यमंत्री बने, तो शकुनी चौधरी जी उसमें भी विधायक और मंत्री रहे। और आज अगर भाजपा को वोट पड़ रहा है तो भाजपा को भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला, उसको भी शकुनी चौधरी का लड़का ही मिला। तो आप समझ रहे हैं कि हम कांग्रेस को हराए, लालू जी को हराए, नीतीश को लाए, मांझी को लाए, भाजपा को लाए, लेकिन एक ही परिवार है जो कि रूल कर रहा है। तो ये आंकड़ा याद रखिए, कोई नेता कोई दल ये बताता नहीं है। बिहार की आबादी है 13 करोड़, यहाँ 3.5 करोड़ परिवार रहते हैं और पिछले 30 वर्ष में कांग्रेस, जदयू, आरजेडी, रामविलास जी की पार्टी, लेफ्ट की पार्टी, सबको, भाजपा, सबको जोड़िएगा तो 3.5 करोड़ परिवारों में सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही यहाँ विधायक सांसद बने हैं। होता यह है कि जब जिस दल का हवा चला उसी में सब जाकर बैठ गया। जनता लाचार है, नए आदमी को अवसर ही नहीं है। विधायक का लड़का ही विधायक बनेगा, पैसे वाले का लड़का, मंत्री जी का लड़का मंत्री बनेगा। अब जो बिहार के बच्चे हैं उनको अवसर ही नहीं। अगर आपको राजनीति करनी है, आप बहुत काबिल है, जाके झंडा ढोइए, संगठन का काम लीजिए, चुनाव लड़ने का, विधायक सांसद बनने का आपको अवसर नहीं। इसीलिए जन सुराज में आपने एक ये इस परिकल्पना का हिस्सा है, एक नया दल बनाइए। कई लोगों को ये लगता है मेरे नजरिए से कि ये पहले नेताओं की, दलों की मदद करते थे, अब बिहार में ये क्या नया काम कर रहे हैं। तो मैं आपके जरिए से आपको और आपके दर्शकों को, बिहार की जनता को बताना चाह रहा हूं कि मैं नया काम कुछ नहीं कर रहा हूं। जो काम हम पहले कर रहे थे वही काम कर रहे हैं। पहले मैं नेताओं को, दलों को सुझाव देता था कि किस तरीके से अपने संगठन को, दल को व्यवस्थित कीजिए, कैसे आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाइए, कैसे प्रचार प्रसार कीजिए, कैसे चुनाव लड़िए, जीतिए। वही काम हम आज कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पहले दल और नेता के लिए कर रहे थे, अब बिहार के समाज के लिए कर रहे हैं। तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य है कि लोगों को, समाज को बताया जाए, और जो लोग राजनीतिक तौर पर जागरूक हैं, नया दल, नया व्यवस्था बनाना चाहते हैं, उनको संगठित करके उनकी मदद की जाए ताकि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बन सके। और तीसरा पदयात्रा का जो उद्देश्य है कि अगर लोग सही तरीके से वोट कर भी दें, सही लोग चुनकर आ भी जाएं, तो भी बिहार तब तक नहीं सुधरेगा जब तक बिहार को सुधारने का एक नजरिया, एक प्लान, सोचा समझा विजन ना हो। तो इस पदयात्रा के दौरान एक लक्ष्य ये है कि बिहार के 8,500 पंचायतों का जमीन पर अध्ययन करके, विशेषज्ञों की राय से, लोगों की सलाह से हर पंचायत का एक 10 वर्षीय योजना बनाया जाए, ताकि लोग ये देख सके वोट करने से पहले कि उनके पंचायत को अगले 10 वर्ष में विकसित बनाने के लिए जन सुराज के पास क्या योजना है, क्या प्लान है। उस योजना को बनाकर पहले जारी करेंगे, लोग उसको देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, उनको ठीक लगेगा तो जुड़िए, ना ठीक लगे तो कोई बात नहीं है। तो पदयात्रा में जो इतना लंबा समय लग रहा है वो इसीलिए लग रहा है, ये सिर्फ किलोमीटर चलने का मुद्दा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझको इसको साल भर में करना है कि 2 साल में करना है, 3000 किलोमीटर चलना है कि 8000 किलोमीटर चलना है, कोई चीज निश्चित नहीं है। एक चीज निश्चित है कि बिहार के हर गांव, हर शहर, हर प्रखंड पंचायत तक पहुंचना है। दूसरा चीज निश्चित है कि इन 3 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गांव गांव जाकर लोगों को
जन जागरण के हिसाब से उनको बताना है कि आप अपने और अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। अगर आप नया दल विकल्प बनाना चाहते हैं तो नया दल और विकल्प बनाइए। और तीसरा, हर पंचायत के लिए एक योजना बने। इस पंचायत की योजना में वहां की स्थानीय समस्याओं का जिक्र हम लोग करते हैं, कैसे उस समस्या का निपटारा होगा ये बताते हैं। लेकिन साथ साथ हर पंचायत की योजना में 3 बात जरूर बनाई जा रही है। पहला, कि पंचायत के स्तर पर लोगों के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था अच्छी कैसे की जाएगी। दूसरा, हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे। ये आंकड़ा 800 से 1200 इसलिए है, ये एक अध्ययन करके हम लोगों ने पाया कि अगर पंचायत के स्तर पर 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर पैदा कर दिए जाए तो करीब करीब पलायन को यहाँ से रोका जा सकता है। और तीसरा, हर पंचायत में जो खेती अभी हो रही है वो खेती जो खाने वाली खेती है इसको कमाने वाली खेती में कैसे तब्दील किया जाए, कैसे लोगों को खेती से आमदनी हो। क्योंकि बिहार में आज जो खेती होती है ये खाने वाली खेती है। बोलचाल की भाषा में आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि अभी पंजाब से यहाँ लौट कर आए हैं खेती करने के लिए, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे, कोयम्बटूर जाएंगे। तो लोगों के दिमाग में जो खेती को लेकर नजरिया है कि खेती खाने का जरिया है, इससे अनाज पैदा करो ताकि अपना और अपने बाल बच्चे परिवार का पेट भरता रहे। कमाने के लिए लोग मजदूरी करने जाते हैं। तो ये योजना बनाने का प्रयास कि बिहार में जो खेती करने वाले लोग हैं उनके लिए खेती कमाने का जरिया कैसे हो, ये एक लक्ष्य है। इन 3 लक्ष्यों को लेकर अभी 18 महीने से चल रहे हैं, 1-1.5 साल और लग सकता है, लेकिन पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित हैं। इस काम को पूरे बिहार में करेंगे। करने के बाद लोगों को एक साथ संगठित करके नया दल बनाया जाएगा और उसके बाद आगे की यात्रा, आगे की जर्नी शुरू होगी। अब आपके जो सवाल हैं यात्रा के दौरान के मेरे अनुभव या दूसरे कोई भी आप सवाल करना चाहते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। होते हुए हम लोग आपके जिले सहरसा में अभी कुछ 10 दिन पहले आए। अभी मैं सहरसा में करीब 15 से 20 दिन और रहूंगा। पदयात्रा का जो स्वरूप है आप देखते हैं, हम लोग का प्रयास होता है कि गांव-गांव जाएं और मैं और मेरे साथ जो पदयात्री हैं तो प्रयास ये होगा कि कम से कम 90% गांवों में जरूर हम लोग व्यक्तिगत तौर पर वहां पहुंचकर लोगों से मिले, उनकी समस्याओं के बारे में जाने, उसका अध्ययन करें, उनको जन स्वराज के बारे में बताएं। पदयात्रा के जो 3 मुख्य उद्देश्य हैं, वो पहला उद्देश्य ये है कि बिहार, मेरी अपनी जो 15-20 वर्ष की राजनीतिक सामाजिक समझ है, पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में, फिर 10 वर्ष राजनीति के क्षेत्र में, मेरा जो अध्ययन है बिहार को लेकर या समझ है उसके अनुसार बिहार की जो बदहाली, बर्बादी, गरीबी का कारण है वो उसकी मूल वजह यह है कि यहाँ पर एक तरह से पिछले 30-40 वर्षों से राजनीतिक बंधुआ मजदूरी बन गई है। जैसे देश में पहले गुलामी होती थी वैसे बिहार में राजनीतिक तौर पर लोगों की गुलामी हो गई है, चाहे वो जात के नाम पर हो, हिंदू मुसलमान के नाम पर हो या भाजपा के डर से लालू और लालू जी के डर से भाजपा। तो ये जो समस्या है, हम लोग बात करते हैं कि बिहार में सड़क नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, गरीबी है, पलायन है, ये सारी बातें लोगों को पहले से पता है। हम लोग तो आकर एक दिन देखते हैं, नेता लोग आकर उस पर चर्चा कर सकता है, पत्रकार उस पर लिख सकता है, लेकिन जो लोग इस जीवन को जी रहे हैं उनके लिए तो डेली का काम है। इसके बावजूद वो लोग फिर जाकर वोट उन विषयों को छोड़कर दूसरे विषय पर क्यों देते हैं? तो उसकी ये 4 वजह मुझे जो समझ में आई है कि लोग यहाँ पर अपनी समस्याओं से जूझते हैं, परेशान हैं, लेकिन जब वोट का वक्त आता है तो वोट यहाँ पर मुख्यतः 4 विषय पर लोग दे रहे हैं। पहला, अपनी जात के आधार पे। दूसरा, जो जाति से बचा वो धर्म के आधार पर। ये मानना कि सिर्फ बिहार में हर व्यक्ति जाति पर वोट दे रहा है, ये भी बिल्कुल सिरे से इसको मैं खारिज करता हूँ। और इसका उदाहरण भी मैं हमेशा देता हूँ कि अगर हर व्यक्ति बिहार में जाति के नाम पर ही वोट दे रहा है तो नरेंद्र मोदी जी को वोट बिहार में दे कौन रहा है? उनके जाति का तो बिहार में आदमी नहीं रहता है। तो ये दिखाता है कि हर व्यक्ति जाति के नाम पर वोट नहीं दे रहा है। जो व्यक्ति जाति के नाम पर वोट नहीं दे रहा है वो हिंदू मुसलमान विचारधारा, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दे रहा है। लेकिन इन दोनों के बाद भी करीब करीब आधी बिहार की जनता 2 विषयों पर वोट कर रही है। वो है लालू जी के डर से भाजपा, जिसको आप कह सकते हैं विकल्प के अभाव में।
भाजपा को दे नहीं सकता इसलिए लालू जी को दे रहा है, लालू जी को नहीं दे सकता इसलिए भाजपा को दे रहा है। इन चारों चीज को अगर आप जोड़ दें तो आपको बिहार में 2/3 से ज्यादा जो वोट पड़ता है वो इन्हीं 4 वजहों से वोट पड़ रहा है। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य यही है कि गांव गांव जाकर लोगों को ये बताया जाए कि आप चाहे जीवन भर अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा कर ले, जब तक आप इनसे अलग हटकर अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं करेंगे तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। वोट आपको जिसको करना है कीजिए। इस पूरे पदयात्रा के दौरान मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वोट किसको कीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप वोट किस बात के लिए कीजिए। अगर आपको मोदी जी को वोट करना है मोदी को करो, लालू को करना है लालू को करो, लेकिन वोट अपने और अपने बच्चों के लिए करो। ये पदयात्रा का पहला उद्देश्य है, गांव गांव जाकर बताना। दूसरा उद्देश्य ये है कि लोग जो मजबूरी में वोट कर रहे हैं, विकल्प के अभाव में, जिनको समझ है कि हमको जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं वोट करना है, लेकिन उसके पास विकल्प नहीं है, तो विकल्प के अभाव में वोट न करना पड़े, इसके लिए लोगों को हम ये बता रहे हैं कि मिथिला राज्य की मांग भी इस क्षेत्र में जोरों से हो रही है, तो मैथिली भाषा और मिथिला राज्य के लिए आपका क्या सुझाव है? देखिए, मैं बिहार राज्य के और फर्दर बंटवारे के पक्ष में नहीं हूं। ऐसी ही मांग उठाकर झारखंड और बिहार को अलग किया गया, ना झारखंड को उसका फायदा मिला ना बिहार को उसका फायदा मिला। कई बार सामाजिक राजनीतिक कारणों से इस तरह की मांग को लोग बल देते हैं। जनता चूंकि इतनी ज्यादा त्रासद स्थिति में रह रही है कि उस भुलावे में वो आ जाती है। आप बताइए कि झारखंड को अलग करने के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, क्या झारखंड में एसटी समाज के लोगों की दशा सुधर गई? वहां तो कुछ सुधरा नहीं, बिहार में जो था वो भी खत्म हो गया। तो मैं अलग राज्य के मांग के पक्ष में नहीं हूं। दूसरी बात आपने कही पत्रकारों की स्वतंत्रता की बात। देश में जब भी कोई एक व्यक्ति या एक दल बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा तो चाहे वो मीडिया हो, जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो या ओवरऑल लोकतंत्र हो, उस पर दबाव रहेगा ही रहेगा। देश ने ये दौर इंदिरा जी के जमाने में भी देखा है, देश ने ये दौर राजीव जी के जमाने में भी देखा है और अब मोदी जी के जमाने में भी देख रहा है। अगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं या मोदी विरोधी हैं तो आप कहिएगा कि ईडी, सीबीआई, प्रेस स्वतंत्रता ये सब इतना खराब हो रहा है, पहले कभी नहीं था। अगर आप भाजपा के समर्थक से पूछिएगा तो कहेगा पहले इंदिरा जी के टाइम में इससे भी खराब था। लेकिन सच्चाई यह है कि जब भी कोई देश में एक दल, एक नेता बहुत मजबूत हो जाए तो इस तरह का दबाव आपको देखने को मिलता है। लेकिन मेरा अपना मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, देश के स्तर पर भी लोग ये सवाल रोज पूछते रहते हैं कि देश में जनता इतनी समझदार है, उसमें इतनी रेजिलियंस है। आप लोग खुद जिस मिट्टी से आते हैं, सहरसा मधेपुरा से, ये ऐसा देश नहीं है जिसको कोई नेता, कोई विचारधारा आके स्टीम रोल कर दे और सब लोग दंडवत कर ले। ऊपर के लोग दंडवत कर सकते हैं, मीडिया के नजरिए के शिक्षा रोजगार के लिए एक नया बिहार के लिए चलिएगा। ये किसी नेता दल का अभियान नहीं है, ये आपके बच्चों का अभियान है, आपके बच्चों के शिक्षा रोजगार का अभियान है। कुछ कदम कदम से कदम मिला के अपने गांव के अंतिम सीमा तक जरूर चलिएगा। भैया यूथ क्लब के साथी इधर आकर बैठ जाएंगे। एक बार आप लोग बैठ जाइए, उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे।